बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या प्रश्न पत्र में हम अपराध का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपराध के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। भारत में अपराध विषय का वर्णन करने से पूर्व अपराध की धारणाओं को हमने कल अच्छी तरह समझा। इस अपराध से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत अपराध शास्त्र के इतिहास में सबसे पहला सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके अनुसार अपराधी स्वयं अपराध नहीं करते, बल्कि प्रेतात्माओं के वशीभूत होकर अपराध करते हैं। सिद्धांत आदिकाल, पूर्व और मध्यकालीन समाजों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। भूत प्रेतों से संबंध अपराधों में सबसे गहन अपराध किसी देवता का सार्वजनिक स्थान पर अपमान करना था। यह समझा जाता था कि इस प्रकार के अपमान में देवता क्रुद्ध होकर समूह की स्मृति को आघात पहुंचाएंगे। अपराध के जिन कारणों को आजकल जीव विज्ञान अथवा वातावरण से संबंध माना जाता है, उनकी व्याख्या यह कहकर की जाती थी कि व्यक्ति भूतों और प्रेतों के कुप्रभावों में पड़कर अपराध करता है। इस संबंध में बर्नेस व टिटर्स के शब्द ने लिखा है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों पर भूत प्रेतों का निवास अथवा अधिकार होता था। अतः अपराध के लिए दंड देने का प्रमुख उद्देश्य या तो इन भूत प्रेतों को भगाना होता था, या फिर उस व्यक्ति को ही समूह से निकाल दिया जाता था अथवा उसको मार दिया जाता था जिसने भूत के प्रभाव में आकर वे व्यवहार किए जो अपराध समझे गए। आंशिक रूप में तो इस सिद्धांत के पीछे समुदाय को अपराधी को और अधिक अपराधों से बचाने का विचार नहीं था, पर इससे भी अधिक आवश्यक बात यह थी कि देवताओं को प्रसन्न रखा जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रेतशास्त्रीय सिद्धांत पूर्णतः अवैज्ञानिक माना जा चुका है। भूत और प्रेत विश्वास अब लगभग समाप्त हो चुके हैं। फिर भी सभ्य समाजों में आज भी कुछ अंशों में यह विश्वास पाया जाता है कि स्वेच्छाचारी व्यक्ति भूत प्रेत की ओर से सोचते हैं, अतः दंड देकर उन्हें पवित्र बनाया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है कानूनी सिद्धांत। अपराध का कानूनी सिद्धांत राज्य की सार्वभौमिकता और कानून तथा न्याय व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रेतशास्त्रीय सिद्धांत के बाद सभ्यता का कुछ विकास होने पर हुआ था। इसके प्रतिपादकों के अनुसार जो कार्य कानून द्वारा वर्जित हैं, केवल उन्हीं को अपराध कहा जाता है, और जो कार्य कानून द्वारा वर्जित नहीं होते वे अपराध नहीं हैं, चाहे वे असामाजिक भले ही हो। परंतु अपराध का कानूनी सिद्धांत भी अपूर्ण है, क्योंकि जिन असभ्य समाजों का अन्य समाजों में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है और जहां अपराध और उससे संबंधित विचारों को कानूनी तथा लिखित रूप प्रदान नहीं किया जा सकता, वहां अपराध उन्हीं कृत्यों को माना जाता है जो महत्वपूर्ण रीति रिवाजों और रूढ़ियों को तोड़ते हैं। कानूनी सिद्धांत में उन्हीं व्यवहारों को अपराध माना गया है जो कानून को तोड़ें या उसका विरोध करें। उन कृत्यों को जिन्हें समाज बुरा समझता है पर जो कानून की परिधि से बाहर हो, अपराध नहीं माना जाता। इस सिद्धांत में अत्यंत सामान्य अपराध और अत्यंत गंभीर अपराध के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची गई है। साधारण अपराध और हत्या को एक ही नज़र से देखा जाता है। इस सिद्धांत में अपराध के बदले हुए स्वरूप का निरूपण नहीं किया गया है। अपराध का अगला सिद्धांत है शास्त्रीय या सुखवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत सुखवादी मनोविज्ञान पर आधारित है।
इसकी मान्यता है कि आदमी उन कार्यों को अधिक करता है जिन्हें उनसे सुख प्राप्त हो। अपराधों को भी वह इसलिए करता है कि अपराधों से उसे आनंद मिलता है। अतः अपराधों को दूर करने के लिए इतना कठोर दंड दिया जाना चाहिए कि उसे अपराध करने से जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक दुख प्राप्त हो। अपराध का यह सिद्धांत भी अमान्य है। यह न्याय संगत नहीं है कि सभी अपराधों को बिना उनकी आयु, लिंग, मानसिक स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए एक साथ दंड दिया जाए। इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं होता कि इस बात का निर्णय कौन करेगा और कैसे करेगा कि किस अपराधी व्यवहार में अपराधी को कितना सुख मिला होगा। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत अपराधी के इरादों पर ध्यान नहीं देता, केवल उसके द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को ही अपराध का मापदंड मानता है। साथ ही यह धारणा भी गलत है कि अपराध करने से पूर्व अपराधी सुख दुख का कोई हिसाब लगाता हो। अपराध का अगला सिद्धांत है भौगोलिक सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि भौगोलिक परिस्थितियां ही अपराध का निर्धारण करती हैं। उदाहरण के लिए उपजाऊ भूमि के निवासी शांति प्रिय होते हैं। घनी जनसंख्या वाले स्थानों में अपराध अधिक होते हैं, जबकि छितरी हुई जनसंख्या वाले और शवस्त स्थानों में अपराध कम होते हैं। गर्म क्षेत्रों में मारपीट के और ठंडे प्रदेशों में चोरी और डकैती के अपराध अधिक होते हैं। यह सिद्धांत भी अपराध के वास्तविक कारण पर विशेष प्रकाश नहीं डालता है। भौगोलिक परिस्थितियां अपराध का एकमात्र कारक नहीं है, बल्कि अपराध के कारण में सहयोग देती हैं। अगला सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध ऐसा कृत्य है जो समाज के लिए हानिकारक है। इस सिद्धांत में अपराध को विधि शास्त्र के साथ न जोड़कर सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के साथ जोड़ा गया है। इसमें उन कामों को ही अपराध माना गया है जो समाज के रीति रिवाजों को तोड़ते हों और उनका खंडन करते हों। प्रोफेसर रेकलेस ने लिखा है कि अपराध समाज के बनाए और माने हुए रास्ते को तोड़ने का नाम है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपराध उन कृत्यों का नाम है जो सामाजिक रूढ़ियों और प्रथाओं को तोड़ते हैं, पर इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आधुनिक युग की विधि पुस्तकों में इसका उल्लेख ही हो ही। अपराध के इस सिद्धांत को भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। वे सभी कार्य जो समाज के लिए हानिकारक हों, सभ्य समाज में तब तक अपराध नहीं समझे जाते जब तक दंड संहिता के अनुसार उन कार्यों द्वारा किसी कानून को भंग नहीं किया जाए। इसका अगला सिद्धांत है प्रारूपवादी सिद्धांत। अपराध का यह सिद्धांत किसी समय विशेष चर्चा का विषय रहा है। इस संप्रदाय में 3 प्रकार के मत हैं। प्रारूपवादी सिद्धांत का पहला मत है इटैलियन मत। इसके आधार पर मानवशास्त्रीय ज्ञान है। इटैलियन मत के प्रमुख प्रवर्तक लोम्ब्रोसो को माना गया है। कैदियों की खोपड़ियों द्वारा शरीर के सूक्ष्म प्रेक्षण के आधार पर उनका निष्कर्ष यह है कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधियों को चेहरे के विभिन्न अंगों के असमानता के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। उनके शारीरिक विलक्षणताओं के कारण उनको अपराध का कारण नहीं होती, बल्कि अपराध सूचक चिन्ह होते हैं। लोम्ब्रोसो के इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता।
प्रारूपवादी सिद्धांत का दूसरा रूप है मानसिक दोष संबंधी सिद्धांत। कुछ लोगों ने लोम्ब्रोसो के सिद्धांत में यह परिवर्तन किया कि मानसिक दोष ही अपराध का कारण होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी में 4 मुख्य बातें होती हैं। लगभग सभी अपराधी मानसिक दृष्टि से निर्बल होते हैं। मानसिक दृष्टि से निर्बल व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपराध करते हैं क्योंकि उनमें कानूनों के समझने और कानून भंग के परिणामों को अनुभव करने की क्षमता नहीं होती। तीसरा, मानसिक निर्बलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती रहती है और अपराध को रोकने के लिए मानसिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का निर्वीकरण अथवा अंत्य करना ही एकमात्र उपाय है। प्रारूपवादी सिद्धांत का तीसरा रूप है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि अपराध संवेगात्मक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरों शब्दों में, जब व्यक्ति पारिवारिक परिस्थितियों अथवा अन्य किसी कारण से मानसिक अव्यवस्था का शिकार करता है तो वह अपनी दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति किसी न किसी प्रकार करता है। इस प्रकार प्राकृतिक इच्छाओं को दबा लेना ही अपराध का कारण बन जाती हैं। दबाव से संवेगात्मक तनाव पैदा हो जाता है और अपराध असंभावी हो जाता है। अपराध के अगला सिद्धांत है सामाजिक विधि सिद्धांत। यह सिद्धांत अपराधों के सामाजिक और कानूनी सिद्धांत का मिश्रित फल है। इस सिद्धांत द्वारा समाजशास्त्री और विधिशास्त्री दोनों सिद्धांतों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराध वही असामाजिक क्रिया है जो कानून द्वारा वर्जित है और जिसके लिए दंड विधान बना है। इस तरह इस सिद्धांत में 3 बातें हैं। अपराध वह कार्य है जो समाज के लिए हानिकारक हो और जो कानून द्वारा वर्जित हो। दूसरा, अपराधपूर्ण कार्य के लिए दंड विधान होता है जिसमें अपराधी को दंड मिलता है। और तीसरा, एक वर्ग विशेष समाज के लिए कानून बनता है और उसको समाज पर लादता है और इसी के द्वारा सामाजिक कार्यों की दशा निश्चित होती है। अपराध का अगला सिद्धांत है बहुकारकी सिद्धांत। आज के युग में किसी सिद्धांत विशेष पर विश्वास नहीं किया जाता, पर जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रत्येक किसी न किसी एक बात पर विशेष बल देता है। आधुनिक मान्यता यह है कि किसी एक बात को ही किसी का कारण नहीं माना जाता, बल्कि किसी बात को घटित होने के लिए कई तत्वों का होना आवश्यक है। इसको ही अनेक कारणवादी या मिश्रित कारण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अपराध अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। उदाहरणार्थ, अपराध का कारण केवल मानसिक दोष ही नहीं है, वरन आर्थिक कठिनाइयाँ, अनैतिक परिवार, गंदी सोहबत, चलचित्र आदि भी अपराध को काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कारण व्यक्ति को अपराध करने के लिए विवश कर देते हैं। संपेक्ष में अपराध अनेक कारकों के सम्मिश्रण का परिणाम है और प्रत्येक कारक एक दूसरे को प्रभावित करता है। समस्त अपराधों की व्याख्या किसी एक कारण के आधार पर कदापि संभव नहीं है, परंतु अपराधी व्यवहार की पृष्ठभूमि और कारक शक्तियाँ पृथक पृथक होती हैं। अपराध का यही आधुनिक सिद्धांत है। धन्यवाद।